चलिए देखते हैं, यह है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं उसका सेट। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन में ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उस क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकें। जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करेंगे कि हम पूरे क्वेश्चन के एक्सप्लेन करें। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? और इसका सही उत्तर हो गया बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो हुए वह हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हुए। वहीं बात करते हैं अगर प्रेसिडेंट की, तो वो जाते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे इंडिया के या स्वतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट हुए, राष्ट्रपति कहलाते थे। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व किया जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट वन ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन सुटेबल वर्ड। वन वर्ड के लिए है, यानी कि जो गिव लाइन दिए गए हैं इस लाइन के लिए कौन सा एक वर्ड यूज किया जा रहा है। हमारा वर्ड है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीमली टायर्डनेस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे। और सही आंसर हो गया वेरी मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ या पूरी तरह से थक करके, एकदम बॉडी को जब पूरी तरह से थक चुका है, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जब आदमी पूरी थक जाता है तो उसके लिए हम वेरी यूज करते हैं। अदर वर्ड होता है डोरीज, यानी कि निर्दालु। और नर्वस मतलब होता है घबराया हुआ। अगर कोई व्यक्ति नर्वस यानी कि वो घबराया हुआ है। चलिए हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनोमी। एक वर्ड दिया गया है डिले, इसका एंटोनोमी कौन सा वर्ड होगा। तो पहले तीनों को देखते हैं अच्छी तरह से, तीनों में कौन कौन सा वर्ड आता है। चलिए इनके अलग अलग वर्ड को पहले देखते हैं होल्ड मतलब क्या होता है। होल्ड का मतलब होता है रोकना। किसी काम को अगर हम कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं होल्ड का। सेकेंड वर्ड हो गया पोस्टपोन मतलब होता है किसी काम को टालना। अगर हम किसी काम को आगे कुछ समय के लिए टालना चाहते हैं तब इस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं पोस्टपोन। थर्ड वन होता है एडवांस मतलब किसी काम को ऑलरेडी कर चुके हैं एडवांस में, उससे हम आगे हैं। यहाँ पर एडवांस मतलब होता है उससे आगे होना, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डिले मतलब होता है किसी काम को देर करना। डिले का मतलब होता है किसी काम में देर करना, और इसका सही आंसर हो गया एडवांस मतलब उसी काम को देर करने के बजाय पहले से ही कर देना, आगे ही उसका कर देना। ये एक कॉम्प्रिहेंसन है, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से देख लेंगे क्योंकि आगे 4 नंबर से 8 नंबर तक के जो भी प्रश्न है वो इसी पैराग्राफ से बनने वाले हैं। इसलिए इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से एक बार देखना पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को पॉज करें, अच्छी तरह से इस पैराग्राफ को देख लें, उसके बाद आगे आने वाले प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे ताकि पता चले कि किसका आंसर कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली संख्या, अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, यानी कि 1 नंबर कॉलम में क्या भरेगा, इन, ऑन और एट। चलिए तो अब देखते हैं, एक बार फिर से पैराग्राफ को हम फिर से एक बार देखेंगे और उसमें चेक करेंगे हम उसमें क्या भर सकते हैं। इन भरेंगे, उसमें इन भराएगा, इन का यूज होगा, ऑन का यूज होगा या एट का यूज होगा। प्रश्न संख्या 4 के लिए हम फिर से एक बार पैराग्राफ को वापस रिपीट करेंगे। क्या है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रश्न में क्या लिखा गया है। इसमें प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्राइडे के आगे कौन सा वर्ड आ रहा है, ऑन का यूज कर रहे हैं। फ्राइडे के आगे हम लोग ऑन का यूज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है एनी, द और एवरी। तो अब हम देखेंगे पैराग्राफ में क्या लिखा गया। एनी, द और एवरी में या सी और डी या ई में कौन सा कॉलम भराएगा। चलिए देखते हैं पैराग्राफ की तरफ। चलिए इसमें दिया गया जो प्रश्न है वो, उसमें हमें ऑप्शन दिया गया था कि हमें डे के पहले क्या लगाना है। तो डे के पहले हम लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं किसी खास दिन का प्रयोग हो रहा है। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ, हायर साइड थ्रू आउट
डैश डे, यानी कि किसी खास दिन का प्रयोग हो रहा है या किसी खास दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए। और जाहिर से हमारे पास ऑप्शन दिया गया था एनी, द और एवरी, लेकिन हम जानते हैं कि यह किसी खास दिन का बात हो रहा है, यह एक डिफिनिट आर्टिकल है और डिफिनिट आर्टिकल के पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल के पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी द, ऑप्शन नंबर बी द। प्रश्न नंबर 6 में हम फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 को हम चेक करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 को हम चेक करने जा रहे हैं कि 3 के जगह पर क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें ऑप्शन को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। एक्सेप्ट, हैज एक्सेप्टेड और आर एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट दो सेकेंड वन हो गया, हैज़ एक्सेप्टेड जिसमें हैज़ का प्रयोग किया गया और थर्ड में आर का प्रयोग कर गया है। तो अब इसके अनुसार हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ में प्रश्न संख्या 6 के लिए ऑप्शन नंबर 3 में हम किस शब्द का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में हम किस शब्द का यूज करते हैं। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पैराग्राफ को देखते हैं। द IMD हैज forecast the moderate rain on Saturday but some areas, यहाँ पर ध्यान देंगे एरियाज, इसका प्रयोग हो रहा है, यानी कि यह पुरलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है। एरियाज टू गेट हैवी रेन, यानी कि हैवी रेन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कि पुरलर वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए हम पहले तो V3 का यूज़ करेंगे। V3 तो सही हो गया कि हम, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टेड का प्रयोग हो रहा है क्योंकि बारिश हो चुकी थी, आप V3 का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा आ जाता है पुरलर के लिए। तो पुरलर के लिए हमारे पास जो भी ऑप्शन था उसमें से एक ऑप्शन हैज़ का था और दूसरा ऑप्शन आर का था। तो आर एक्सेप्टेड, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आर एक्सेप्टेड, आर V3 यानी कि आर एक्सेप्टेड का हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि छठे क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया सी नंबर ऑप्शन, जिसमें सही हो गया आर एक्सेप्टेड। चलिए फिर से अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 के लिए कौन सा था, तो इसमें हो गया आर एक्सेप्टेड का हम यूज करेंगे, आर एक्सेप्टेड का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। 7 नंबर में लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4। इसमें हम पॉइंट नंबर 4 यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 के लिए ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट में मेरा दिया गया लाइकली, सेकेंड में लाइवलीहुड, थर्ड में लाइक्ड। फिर से एक बार देख लेते हैं, लाइकली, लाइवलीहुड एंड लाइक्ड, इस तीनों ऑप्शन को अच्छी तरह से याद रखेंगे, लाइकली, लाइवलीहुड और लाइक। अब देखते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है जो पैराग्राफ में आता है, लाइकली, लाइवलीहुड या लाइक्ड में। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 4 के लिए। पॉइंट नंबर 4 के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया गया है, लिखा गया है द नेक्स्ट 7 डेज एन ऑफिशियल ऑल्सो सेड दैट द नेक्स्ट 7 डेज आर टू सीन गुड रेन। मतलब कह सकते हैं कि हम देख सकते हैं अगले कुछ दिनों तक, अगले 7 दिनों तक भी हम कुछ अच्छी बारिश देख सकते हैं। तो अच्छी बारिश देख सकते हैं यानी कि आगे होने वाला है, तो इसके लिए हम लाइक्ड का तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि ये तो पास्ट टेंस में चला गया। लाइवलीहुड को इस सेंटेंस से कोई मतलब ही नहीं है, तो एक बच जाता है लाइकली, यानी कि इसका सही आंसर हो गया LIKELY, लाइकली। इसका सही आंसर हो गया लाइकली। और ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं, नेक्स्ट 7 डेज यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया, लाइकली। अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश को देखा जा सकता है, लाइकली बारिश को देखा जा सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ से रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें प्रॉब्लम नंबर 5 को हम डीट करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 यानी कि 5 नंबर में कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करता है। तो हम पहले ही इसमें देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही करता है, लो लेइंग, अपलिफ्टेड और हाई राइज। पहले ही हम देख लेते हैं, इसमें सही आंसर होगा ए नंबर, लो लेइंग एरिया। अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, इसमें क्या बोलता है पैराग्राफ में। तो चलिए इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बोल रहा है रिमेनिंग प्रिपेयर्ड वाटर लॉग इन डैश एरिया ऑफ द सिटी। किस एरिया में जो वाटर होता है लॉग यानी कि जमा हो जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं पानी जमा होने के लिए, तो पानी हमेशा किस एरिया में जमा होता है, लो लेइंग एरिया में।
लो लेइंग एरिया में। प्रश्न में आपको पहले ही दिखा दिया था, इसके लिए सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन, जिसका ऑप्शन होगा लो लेइंग एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 तक के लिए हमें इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से देखना होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो को पॉज कर ले, इस जगह पर पॉज कर ले, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लें और इसके बाद आगे आने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें डायरेक्ट प्रश्नों का हम सही उत्तर देखते चले जाएंगे, इसलिए इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से देख करके पढ़ लें, फिर उसके बाद प्रश्न को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए तो हमारा प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। जो सबसे अच्छा शीर्षक हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो भाषा के बारे में ये पैराग्राफ दिया गया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा का महत्व। भाषा का महत्व इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कि इसमें हम पढ़ सकते हैं कि गद्यांश में यह लिखा गया है कि भाषा कैसे हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए इसका सही शीर्षक हो जाएगा भाषा का महत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है। अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पहले खोज करना से इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो अभिव्यक्ति शब्द का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी, प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी, प्रकट करना। अभिव्यक्ति शब्द का सही अर्थ होता है प्रकट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, प्रकट का विलोम शब्द क्या होता है। प्रकट का विलोम शब्द क्या होता है। पब्लिश करना जिसका कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्रकट का विलोम शब्द। पहले दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है गुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपारदर्शी। पारदर्शी का विलोम शब्द हम कह सकते हैं अपारदर्शी। इसका विलोम शब्द क्या होता है, अपारदर्शी, इसलिए ये इसका सही आंसर नहीं होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सूक्ष्म, और सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अब देखते हैं ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हो गया प्रकट का सही ऑप्शन हो गया गुप्त। प्रकट का जो विलोम शब्द होता है वह कहलाता है गुप्त, यानी कि ए नंबर है ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ध्यान से देखते हैं। पहले तरंगिनी और तटनी। तरंगिनी और तटनी, तो ये दोनों जो वर्ड है तरंगिनी तथा तटनी, ये दोनों नदी के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तरंगिनी तथा तटनी ये दोनों नदी का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो जाता है इला। क्या हो जाता है, इला। इला जानते हैं, इला है तो वो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि पृथ्वी हमारा जो अर्थ होता है उस पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इला कहलाता है। इसमें नदी के अन्य पर्यायवाची शब्द के बारे में देख लेते हैं। नदी तरंगिनी, तटनी, सरिता, दरिया, धारावती, नद, नदियाँ। फिर से एक बार देखते हैं, तरंगिनी, तटनी जो इसमें दिया गया ऑप्शन में, उसके बाद सरिता, दरिया, धारावती, नदियाँ, ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए इस पैराग्राफ से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का आशय क्या है। जो हमने ऊपर गद्यांश को देखा था उस गद्यांश का क्या आशय है, वो इस पैराग्राफ में हमें क्या समझाना चाहता है। तो सही आंसर हो जाएगा भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। भाषा की जो समानताएं होती है वो मनुष्य को क्या करती है, निकट लाती है। यह इसका गद्यांश का उपयुक्त आशय है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, इसमें लिखा गया है स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं। ध्यान से देंगे, स्वर सहित, अगर व्यंजन और स्वर को एक साथ लिखा जाता है तब उसके नीचे हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है अनुनासिक, हलंत या अनुसार। तो पहले हलंत को देखते हैं। अगर हम स्वर के बिना स्वर और व्यंजन को नहीं लिखते हैं, साथ में नहीं लिखते हैं, तो उस समय के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है स्वर सहित, यानी कि हमें स्वर के साथ व्यंजन को लिखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम उसके लिए किसी भी वर्ड का या किसी भी साइन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम
किसी भी चीज़ का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर बात करते हैं स्वर रहित यानी कि स्वर रहित यानी कि बिना स्वर के स्वर व्यंजन को अगर अलग लिखते हैं, तब उस कंडीशन में, स्वर रहित कंडीशन में हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हम अपने किसी भी वर्ड को स्वर रहित अगर व्यंजन को लिखते हैं तो उसमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रश्न में स्वर सहित व्यंजन की बात कर रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर 14 का ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 15 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है भूतकाल का विलोम शब्द क्या है? भूतकाल का विलोम शब्द क्या है? तो पहले भूतकाल का विलोम जानने से पहले हम पहले भूतकाल की परिभाषा को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के लगभग 6 भेद होते हैं। भूतकाल के लगभग 6 भेद होते हैं। भूतकाल के लगभग 6 भेद होते हैं। इन भेदों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सामान्य भूतकाल जिसमें हम कह सकते हैं कि क्रिया के सामान्य रूप से भूतकाल में समाप्त होने का बोध हो। कह सकते हैं क्रिया, कोई भी क्रिया अगर सामान्य रूप में है और भूतकाल यानी कि पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो उसके लिए हम सामान्य भूतकाल का यूज करते हैं या सामान्य भूतकाल के अंतर्गत उसको रखते हैं। जैसे गाड़ी आ चुकी है या गाड़ी आई। चलिए अगला देखते हैं भूतकाल का दूसरा भेद यानी कि दूसरा में होता है आसन्न भूतकाल। दूसरा में क्या होता है? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के निकट भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का बोध होता हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया के निकट भूतकाल में अभी अभी कोई क्रिया अगर समाप्त हो रही है तो उसके लिए हम आसन्न भूतकाल का यूज करते हैं। जैसे में लिख सकते हैं, ऑप्शन को हम दे सकते हैं, मैंने पढ़ा है, मैंने खाया है। इस ध्यान दीजिएगा, इसमें है का प्रयोग हो रहा है लेकिन फिर भी सेंस में लिखा गया मैंने पढ़ा है, यानी कि उस चीज़ को मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, इसलिए इसे हम कह सकते हैं मैंने पढ़ा है, मैंने खाया है। यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? कार्य के भूतकाल में समाप्त हुए बहुत समय बीतने का बोध हो चुका हो। बहुत समय बीतने का बोध हो चुका है, यानी कि भूतकाल में कोई कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, उसके लिए हम पूर्ण भूतकाल का यूज करते हैं। इस वर्ड को पहचानने के लिए हम इसमें अंतिम में चुका है का प्रयोग देखेंगे। अगर चुका है लिखा हुआ हो, ऑलरेडी कोई काम कर चुका हूँ, तो इस कंडीशन में हम उसके लिए पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करेंगे। फिर से देख लेते हैं। पूर्ण भूतकाल में कार्य के भूतकाल में समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो तो हम उसे पूर्ण भूतकाल में रखते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में आरंभ होने और जारी रहने का विरोध है। कोई काम पहले आरंभ हो चुका हो और अभी भी वह जारी हो रहा होगा, यानी कि कन्फर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा हो। इस कंडीशन में उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह बच्चा खाना खा रहा था, यानी कि हम कह नहीं सकते हैं कि वो खा रहा था तो अभी भी वो खा चुका है या ना, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया है। इस तरह की बातों को देखने के लिए हम क्या करते हैं? अपूर्ण भूतकाल की संज्ञा में रखते हैं। फिर से देखते हैं, जिसे आरंभ तो पहले हो चुका हो लेकिन अभी भी उस कार्य के जारी होने का बोध हो रहा हो। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था, वह खाना खा रहा था, तो इस कंडीशन में इसे हम अपूर्ण भूतकाल में इसे रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में होता है कार्य के भूतकाल में होने का संदेह होता है, यानी कि भूतकाल में कार्य हुआ है या नहीं हुआ इसका संदेह है, पूरा ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है, इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल में रखा जाता है। इसमें ऑप्शन हो गया उसने पुस्तक पढ़ी होगी। उसने पुस्तक पढ़ी होगी यानी कि कोई कंफर्म नहीं है कि उसने पढ़ा होगा या नहीं, इसलिए कह सकते उसने पुस्तक पढ़ी होगी। उसने खाना खाया होगा, यानी कोई कंफर्मेशन दिया हुआ नहीं है, इसलिए इस टाइप के वर्ड को हम संदिग्ध भूतकाल के श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है हेतु। हेतु
हेतु, हेतु भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या लिखा गया है कि, या इसका कह सकते हैं कि क्रिया के होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि दो प्रकार की क्रिया है, दो क्रिया दी गई है, अगर एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया उससे जुड़ी हुई होती है। अगर एक क्रिया पहली क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसमें ऑप्शन को पहले देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि पानी बरस जाता तो फसल अच्छी होती, यदि पानी बरस जाता तो फसल अच्छी होती। या कह सकते हैं यदि पानी बरस जाता, यदि पानी बरस जाता तो फसल सूखती न सूखती। ठीक ना। इसमें देख रहे होंगे कि पानी पर फसल जुड़ा हुआ है। अगर पानी बरसेगा तो फसल होगी, पानी नहीं बरसेगा तो फसल नहीं होगी। इस तरह के ऑप्शन को हम हेतु मद भूतकाल की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, भूतकाल का विलोम क्या होता है। तो भूतकाल का जो विलोम होता है वह होता है, इसमें 2 पॉइंट दिया गया है, आसन्न अनागत काल जो भविष्य कहते हैं, और यहाँ हो गया बी नंबर भविष्यत काल। अनागत काल और भविष्यत काल, अनागत काल और भविष्य काल, ये दोनों जो हैं भूतकाल के विलोम शब्द हैं, भूतकाल के विलोम शब्द। इसलिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। भूतकाल का विलोम शब्द अनागत और भविष्य दोनों होगा, इसलिए सही आंसर हो गया डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। प्रयुक्त उपसर्ग क्या, पहले देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो एक दो वर्ड होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग किसी वर्ड के आगे, किसी वर्ड के अगर आगे हम कुछ लगाते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और अगर किसी वर्ड के पीछे हम लगाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न में दिया गया है अथाह में उपसर्ग क्या है, तो अथाह का सही आंसर हो जाएगा 60 नंबर का सही आंसर हो गया अ उपसर्ग दिया गया है। अथाह में अ उपसर्ग लिखा हुआ है, अतः में अ उपसर्ग लिखा हुआ है, तो सही आंसर हो गया ए नंबर अ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नील गाय। नील गाय क्या है, नील गाय कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। तो पहले ऐसे देखते हैं कि नील गाय जो होता है वो किस समास में आता है। तो पहले इसको ऑप्शन को देख लेते हैं हम। कहता है कि ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता हो उसे, या कह सकते हैं कि पहला यानी कि पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन के अनुसार नील प्लस गाय, नील प्लस गाय यानी कि जो दूसरा पद है वो मेरा क्या है, एक संज्ञा को बता रहा है, और नील क्या उसकी विशेषता को बता रहा है, उसकी उपमा को बता रहा है, उपमान को बता रहा है। यानी कि सेकेंड पद जो उपमेय है और फर्स्ट पद नील जो है उपमेय है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, इसलिए इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो चलिए इस ऑप्शन को देखने से पहले हम कुछ और वर्ड देख लेते हैं कि बाकी सभी समासों के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं कि कर्मधारय या दूसरे समास में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। समास के भेद को पहले देख लेते हैं। अब समास के भेद कितने कितने और कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हो गया अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास लिख देते हैं अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवयवी भाव का समास कहते हैं। या कह सकते हैं जो प्रथम पद होता है वो नाम पद या अवयव पद कहलाता है, नाम पद या अवयव पद कहलाता है, उसे हम अवयवी भाव समास बोलते हैं। चलिए दूसरा हो जाता है तत्पुरुष समास, दूसरा हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जहाँ पूर्व विशेषण होने के कारण गौण,
तथा उत्तर में विशेष होने के प्रधान होता है। जहाँ जो होता है, जहाँ पूर्व जो होता है विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है। तत्पुरुष पद फिर देते हैं, जहाँ पूर्व विशेषण होने के कारण गौण हो जाता है, पहला जो पद होता है वो गौण हो जाता है, तथा बाद का जो पद होता है वो विशेष होने के कारण प्रधान हो जाता है। बाद वाला पद अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता था। तत्पुरुष समास में कह सकते हैं कि आंशिक रूप से जो उत्तर पद होता है, यानी कि बाद वाला जो पद होता है वह प्रधान बनता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका ऑप्शन को देखते हैं। इसमें जैसे का प्रयोग होगा। इसमें क्या होता है, जब दो वर्ड को हम जोड़ते हैं तो बीच में हम एक वर्ड देखते हैं जैसे। अगर जैसे का यूज हो रहा है तो यह कर्मधारय समास होता है। जिसके हम एग्जाम्पल को हम देखते हैं, जैसे में कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो जाता है चंद्रमुख। यानी कि चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख। इसमें हम देख रहे हैं कि चंद्र जैसा मुख यानी कि जैसे पद का प्रधान होता है, कर्मधारय समास में आता है। कर्मधारय समास का एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, नीलकंठ। नील जैसा कंठ, यानी कि नील जैसा कंठ, यानी कि नीलकंठ, यानी यह भी किसका है, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। चलिए एक और पॉइंट देते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, देखिए द्विगु समास को पहचानना बिल्कुल आसान है। द्विगु समास को पहचानने के लिए कोई परेशानी नहीं है। द्विगु समास में हम यह देखते हैं कि इसका जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद कोई न कोई अंक होगा, तब उसे हम किस द्विगु समास में रखेंगे। कोई न कोई अंक अगर रहता है, प्रथम पद में कोई अंक का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम द्विगु समास में रखते हैं। जैसे हम बात करते हैं नवरात्रि, रात्रि, इसमें देखिए आगे नव यानी कि 9 का प्रयोग हो रहा है। त्रिफला, नवरत्न, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में आगे 8 शब्द का प्रयोग हो रहा है। 8 एक अंक का को दर्शाती करता है, इसलिए इसे हम द्विगु समास में रखते हैं। द्विगु समास में कहते हैं कि जब अगला पद में कोई अंक, प्रथम पद में कोई अंक का प्रयोग हो रहा है तो उसे हम द्विगु समास के अंतर रखते हैं। आगे अब अगला वर्ड होता है द्वंद्व समास। अगला हो जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बीच में ये चिन्ह, ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देख सकते हैं ज़्यादातर ऑप्शन में इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। सुख दुख, इसमें योजक चिन्ह का प्रधान हो रहा है, इसलिए इसे द्विगु समास में रखते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है दाल रोटी। दूसरा क्या रहता है, दाल रोटी, ये भी किसका है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सुख और दुख दोनों प्रधान है। दाल और रोटी दोनों वर्ड, दोनों उत्तर पद और प्रथम पद दोनों प्रधान है, इसलिए इसे हम द्वंद्व समास में रखते हैं। अंत में आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इसका जो अर्थ होता है बिल्कुल अलग निकलता है, अर्थ ही अलग निकलता है। जब दो वर्ड को हम जोड़ते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग या तीसरा वर्ड कहीं से आ जाता है, उसे हम बहुव्रीहि समास में कहते हैं। बहु यानी कि कोई अलग वर्ड आ जाना, इसलिए हम इसे बहुव्रीहि समास में कहते हैं। जैसे हम देखते हैं त्रिलोचन, देखिए यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं त्रि, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि द्विगु समास का भी ऑप्शन हो सकता है। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में न दिया हो तब इसे हम द्विगु समास में रख सकते हैं, लेकिन अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में दिया हुआ हो तो इसे हमें बहुव्रीहि समास में रखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिलोचन द्विगु समास में उसका अर्थ नहीं बदलता था, कोई दूसरा वर्ड नहीं आता था, लेकिन बहुव्रीहि समास में त्रिलोचन का अर्थ हो जाता है शिव। त्रिलोचन का अर्थ आता है शिव। तो जब यहाँ त्रिलोचन के जगह पर हम शिव का यूज कर रहे हैं तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में न दिया होगा तब आप इसे द्विगु समास में रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाथ को जेब में रखो, हाथ को जेब में रखो, मैंने कहीं नहीं जाना है। इस वर्ड को ठीक फिर से पढ़ते हैं, मैंने कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर देखिएगा,
मैंने। यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ मुझे होना चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अशुद्ध वक्त में बी नंबर, मैंने कहीं नहीं जाना है। यह वाक्य है जो क्या है, अशुद्ध है। यह वाक्य है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अनुपात में, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहले देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग यानी किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्द, आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तथा किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दे तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इस पॉइंट में दिया गया है, इसको 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, अनुपात में कौन सा उपसर्ग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपात में अनु उपसर्ग दिया गया है। अनुपात में अनु उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान की। आसान सा क्वेश्चन है बचपन। आसान सा क्वेश्चन है बचपन। जो पुल्लिंग शब्द होता है वो क्या है? बचपन एक पुल्लिंग शब्द दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, कबूतर दाना चुगते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है कबूतर। कबूतर जो दाना चुगते हैं, तो इसमें एक वर्ड दिया गया है रे कबूतर, इसको रेखांकित किया गया है कबूतर। कबूतर का जो होता है पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द कपोत तथा पंडुक दोनों होता है। कपोत तथा पंडुक दोनों होता है कबूतर का पर्यायवाची शब्द। कुछ अन्य कबूतर के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं परेब, परेवा। उसका एक और हम देख लेते हैं, कबूतर का रक्त लोचन, रक्त लोचन। ये सभी भी कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके साथ एक और वर्ड होता है परावत। परावत भी कबूतर का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22, हिंदी वर्णमाला में अह और आह का क्या है? अह और आह क्या है? स्वर्ग है, अयोग वाह है या व्यंजन है? अयोग व्याह है या व्यंजन है? तो पहले ऑप्शन देने पहले कुछ अन्य बातों को हम विशेष ध्यान देते हैं। हिंदी वर्णमाला में कंपन के आधार पर, यानी कि बोलने में जो कंपन उत्पन्न होता है उसके आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। पहले होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। पहला अघोष और घोष। चलिए तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि क्या उसका डिफिनेशन होता है या क्या उसमें विशेषताएं हैं। जिन ध्वनि के उच्चारण में समय में स्वर ध्वनियाँ एक दूसरे के निकट होती है, जिसमें स्वर ध्वनियाँ एक दूसरे के निकट होती है और निश्वास वायु निकलती है, उसे कंपन होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। स्वर ध्वनियों में कंपन होती है उसे घोष कहते हैं। और जब बोलने में स्वर ध्वनियों में कंपन न होती है तो उसे हम अघोष कहते हैं। फिर ध्यान देंगे, अगर किसी ध्वनि को बोलने में अगर कंपन का बोध हो रहा है तो उसे हम घोष ध्वनि कहते हैं, और अगर कंपन न हो रहा हो तो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम तीन ध्वनि, प्रत्येक वर्ग क्या अंतिम तीन ध्वनि, यानी कि 1 2 3 4 5 का साथ क ख ग घ अंग, तो अंतिम तीन ध्वनि 3 4 5 ये सभी घोष वर्ण होते हैं। और अघोष में प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा ये अघोष ध्वनि कहलाता है। घोष में अंतिम तीन ध्वनियाँ घोष वर्ण कहलाती है और आगे की दो ध्वनियाँ अघोष वर्ण कहलाती है। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, अगर हम इसमें क ख ग रखते हैं तो क यहाँ आएगा, पहला वर्ण क, दूसरा हो जाता है ख, फिर ग घ और अंग, ग घ और अंग, ये सभी घोष वर्ण में आते हैं। और अघोष में प्रथम दो वर्ड क और ख को अघोष में रखा जाता है। इसके साथ साथ कुछ और वर्ड भी हैं जो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। कहा जाता है
कि श्वास के आधार पर कह सकते हैं, श्वास के आधार पर भाषा को भी दो प्रकार में रखा गया है। श्वास के आधार पर भाषा को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण तथा महाप्राण, अल्प प्राण तथा महाप्राण, इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अल्प प्राण में ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। अल्प प्राण में पहला, तीसरा तथा पांचवा पद, अल्प प्राण में पहला, तीसरा तथा पांचवा पद, यानी कि क ख ग घ अगर हम बोलते हैं तो क ग अंग, ये हो गया अल्प प्राण, ये हो गया अल्प प्राण। वही महाप्राण की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा है जो महाप्राण, तो इसमें हो जाता है ख, क्योंकि इसमें बोलने में हमें श्वास बाहर की ओर आता है, ख घ घ। अब बोल करके देखिएगा, इसमें अल्प प्राण यानी कि इसमें काफ़ी कम श्वास आता है, बाहर आता है, क ख अंग, क ग अंग। वही महाप्राण में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्वास बाहर आता है, ख ग, इसलिए कह सकते हैं पहला, पहला, पहला पद, तीसरा पद तथा पांचवा पद, पहला पद, तीसरा पद तथा पांचवा पद अल्प प्राण में आता है। वहीं दूसरा पद और चौथा पद, दूसरा पद तथा चौथा पद महाप्राण के अंदर आता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते, इसमें अब इसको देखते हैं 22 नंबर का सही आंसर क्या हो गया। हिंदी वर्णमाला में अ तथा आह क्या है, हिंदी वर्णमाला में अ तथा आह क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये क्या है, अयोग वाह है, अयोग वाह है। हिंदी वर्णमाला में अ तथा आह अयोग वाह है। चलिए अगले प्रश्न हो गया प्रियतम। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो प्रीतम शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है सी नंबर प्रियतमा, प्रियतमा, प्रीतम शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है प्रियतमा। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं अपेक्षा शब्द, अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, अपेक्षा का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो अपेक्षा के समानार्थी शब्द, कुछ महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द देख लेते हैं। अपेक्षा, अपेक्षा के समानार्थी शब्द होता है इच्छा करना, इच्छा करना, अभिलाषा करना, अभिलाषा करना, चाह यानी कि किसी से चाह रखना, आवश्यकता, आवश्यकता, जरूरत, जरूरत, आकांक्षा, आकांक्षा, ये सब महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो अपेक्षा के समानार्थी शब्द हैं, और इसीलिए हमारा ऑप्शन को तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा का समानार्थी शब्द हो गया आकांक्षा, अपेक्षा का समानार्थी शब्द हो गया आकांक्षा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखते हैं। स्तन्य शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द को खोजना है। इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है दूध, इसका पर्यायवाची शब्द होता है दूध, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, दूध। स्तन्य शब्द का विकल्प में पर्यायवाची शब्द रहता है दूध। कुछ अन्य वर्ड भी हो जाते हैं, कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं क्षीर। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द को हम देख लेते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द आता है क्षीर, फिर हम लिखते हैं गौरस, पेय। इसके साथ और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो स्तन या दूध के अन्य पर्यायवाची शब्द आते हैं। प्रमुख तीन जो हैं वो मैंने आपको दे दिया, क्षीर, गौरस, पेय, दूध, ये सभी स्तन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 26, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है, तो पहले कुछ अन्य बिंदुओं पर हम विशेष ध्यान देते हैं।
शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले होता है देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम। देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम। पहले हम देखते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जो देशज यानी कि जो देश की आम बोल चाले वाली भाषा है, कह सकते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति होती है उसका कोई विशेष स्रोत नहीं है, इसकी उत्पत्तियों का कोई विशेष स्रोत नहीं है। ये आम बोल चाल जाने वाली भाषाओं में प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो अचानक से आपस में निकल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, लोटा, लोटा, कटोरा, ये सभी क्या है? देशज शब्द होते हैं। ये आम बोली जाने वाली या प्रचलन में बोलने वाली भाषाएं हैं जिसकी उत्पत्ति का कोई खास प्रमाण नहीं दिया गया है, कोई खास प्रमाण नहीं देता है। दूसरा हो जाता है विदेशज शब्द। दूसरा क्या हो जाता है? विदेशज। नाम में ही लिखा हुआ है विदेशज। विदेशज यानी कि जो विदेश से आए हैं, जो भाषाएं किसी दूसरे देश से हमारे देश में आई है। अब दूसरे देश में कौन कौन सी भाषाएं? जैसे अरबी भाषा हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, तुर्की भाषा हो गया, या कोई अन्य प्रकार की भाषाएं जो हमारे देश में भी प्रयुक्त होने लगी हैं, उसे हम विदेशज भाषा के रूप में जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया डॉक्टर, एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजन, इंजन, ये सभी विदेशी भाषाएं हैं। उसके बाद चलिए एक और रूप देखते हैं इसका, तद्भव। तद्भव, तद्भव, तद्भव क्या होता है? तद्भव, तद्भव, तद्भव जो होता है वो संस्कृत से हिंदी में आने वाली भाषाओं को हम तद्भव भाषा कहते हैं। वह भाषा जो संस्कृत से हिंदी में आती है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ दो तरह का होता है। संस्कृत से हिंदी में आने में दो प्रकार से भाषाएं रूप बदलती है। पहली में होती है कि वो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रवेश करती हैं, और कुछ संस्कृत भाषाएं होती हैं जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगता है। फिर से ध्यान देंगे, संस्कृत से आने वाली वह भाषा दो प्रकार से अपना रूप बदलती है, यानी कि दो प्रकार के क्रिया करती है। पहला हो जाता है वह भाषा जो जैसे संस्कृत में है बिल्कुल वैसे ही हमारे हिंदी वर्ड में भी प्रयोग होता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन अगर यह भाषा अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आँख, आँख जो है वो तद्भव शब्द है जो संस्कृत से रूप बदलकर हमारे यहाँ या हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा होता है गेहूँ। गेहूँ भी संस्कृत से रूप बदल कर के हिंदी में प्रयोग किया जाता है। वहीं कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल संस्कृत में ही जैसे यूज किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी यूज किए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है काक, कौआ यानी कि काक। होता है मयूर, मयूर संस्कृत तथा हिंदी में एक जैसा बोला जाता है। तीसरा हो गया वानर। ये सभी वर्ड हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और वह शब्द जो अपने रूप बदलकर हिंदी में आए हैं उसे हम तद्भव कहते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। रूप बदलकर आने वाले को हम क्या कहते हैं? तद्भव। रूप बदलकर आने वाले शब्द को हम तद्भव कहते हैं। रूप बदल कर आने वाले शब्द को हम तद्भव कहते हैं। जो कोई रूप न धारण करता हो उसे हम तत्सम शब्द की श्रेणी में रखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 27, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही ऑप्शन हो गया आधारित। आधारित यह इसका सही वर्तनी है या सही शब्द होता है आधारित। आधारित है जो सही वर्तनी या सही शब्द है। चलिए प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या आत्मोसर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन करना है। संधि का चयन करना है। तो पहले देखते हैं संधि के बारे में कुछ जानते हैं। संधि, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 28 में इसका सही आंसर गुण संधि होगा। यहाँ इसका सही आंसर गुण संधि होगा। तब देखते हैं गुण संधि किसके अंतर्गत आते हैं। तो गुण संधि होता है जो स्वर संधि के भेद होते हैं। गुण संधि को स्वर संधि के भेद यानी कि
स्वर संधि के 5 भेदों में रखा गया है। एक उस 5 भेदों में से एक भेद होता है गुण संधि। स्वर संधि के 5 भेद में से एक भेद होता है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा को हम देख लेते हैं। गुण संधि की पहचान को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे गुण संधि को पहचान सकते हैं। जो एकदम छोटा सा ट्रिक होता है उसको हम इसमें क्वेश्चन बताएंगे कि गुण संधि की पहचान कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं अ या आ के साथ अगर हम ई या बड़ी ई को जोड़ते हैं तो इसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। आ या तथा आ के साथ बड़ी ई या छोटी ई को जोड़ते हैं, इसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र, इसमें आ जाता है नरेंद्र। नरेंद्र इसमें हम एक ए शब्द का प्रयोग करते हैं, नरेंद्र। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आ जाता है अ और आ के साथ छोटी ऊ और बड़ी ऊ को जोड़ने पर हम ओ का प्रयोग करते हैं। ओ का प्रयोग करते हैं। ओ का प्रयोग करते हैं। इसे हम, ये भी गुण संधि के अंतर्गत आता है। इसमें हम एग्जाम्पल में देखते हैं प्रश्न उत्तर, प्रश्न जोड़ उत्तर, प्रश्न उत्तर। इसको देखते हैं, इसको जब हम जोड़ते हैं तो बनता है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर। इस वर्ड को ठीक से देखिएगा, यहाँ ओ का प्रयोग हुआ और इसी ओ का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। प्रश्न जोड़ उत्तर यानी कि प्रश्नोत्तर। इसका तीसरा भेद देखते हैं। तीसरे भेद में इसमें क्या होता है, तीसरा हो जाता है अ तथा आ के साथ, अ तथा आ के साथ अगर हम री का प्रयोग करते हैं तो इसके जगह पर हम अर यूज हो जाता है। री के जगह पर हमें अर देखने को मिलता है। जैसे महर्षि, जैसे महा जोड़ ऋषि, महर्षि। इसको जोड़ने पर बन जाता है महर्षि, महर्षि। इसमें देखिए अर का प्रयोग हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं अर का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर अर का प्रयोग हो रहा है। इस अर का प्रयोग और यहीं पर हमें अर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, महर्षि, महर्षि। तो ये सभी गुण संधि के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। गुण संधि जिसमें आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, ये आत्मोत्सर्ग किसका एग्जाम्पल होता है, गुण संधि का एग्जाम्पल होता है, आत्मोत्सर्ग। देखते हैं आत्मोत्सर्ग को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसको हम पहचानने का कोशिश करते हैं। आत्म जोड़ उत्सर्ग। ठीक से यहाँ देखेंगे इस जगह पर आ का प्रयोग हो रहा है, इस जगह पर आ का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर ऊ का प्रयोग हो रहा है। यानी कि अगर अ तथा ऊ को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ बन जाता है। यानी कि यह श्रेणी में आता है। ये किसके श्रेणी में आता है, गुण संधि की श्रेणी में आता है। इसे हम गुण संधि की श्रेणी में रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में कौन सा समास है। तो समास के लिए पहले हम कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। समास क्या होता है, समास के अनुसार पहले 17 नंबर क्वेश्चन में हम पहले ही समास के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल कर चुके थे। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। कर्मधारय समास पहले देखते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है, इसका एक पद विशेष से, इसका एक पद कर्मधारय समास का जो प्रथम पद होता है, जो प्रथम पद होता है वह विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तथा जो द्वितीय पद होता है, जो द्वितीय पद कहलाता है, नहीं गलती हम इसको बोल रहे हैं, जो प्रथम पद होता है वो विशेष्य
विशेष तथा जो दूसरा पद होता है या उत्तर पद होता है वह विशेषण बन जाता है, वह विशेषण होता है। या इसमें हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, इसमें जो प्रथम पद होगा उसे हम उपमेय बोलते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे हम उपमान की श्रेणी में रखते हैं, उपमान की श्रेणी में रखते हैं, उपमान की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह से यह सभी कर्मधारय समास का एग्जाम्पल आता है। इसे कुछ एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया भव जल, भव जल। यहाँ देखिएगा ये जो जल है वो क्या है, विशेषण है, विशेषण है या इसकी जो विशेषता बता रहा है वो विशेष क्या हो जाता है, वो एक भव है, यानी कि संसार रूपी जल है, संसार रूपी जल है। जो होता है पुत्र रत्न, पुत्र रत्न, पुत्र रत्न। पुत्र कैसा है, रत्न की तरह के जैसा है, पुत्र कैसा है, रत्न जैसा है, रत्न के समान पुत्र, यानी कि काफ़ी बहुमूल्य है। चलिए इसके देते हैं। अब इसका सही ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या होता है, सुपुरुष। सुपुरुष है जो वो किसका उदाहरण है या कौन समास है, तो सुपुरुष है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होता है। सुपुरुष कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होता है। इसके साथ साथ और देखते हैं तत्पुरुष समास क्या किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास में, यानी कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद या कहते हैं उत्तर पद, उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, प्रधान होगा तथा इसमें कुछ वर्ड के अनुसार हम इसको जोड़ सकते हैं, जिसमें के लिए, के लिए, के द्वारा, के द्वारा, के, की, में, पर। दो वर्ड को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इन शब्द का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कहा जाता है कि यह एक ऐसा पद है जिसमें समस्त पद में कोई एक पद अव्यय तथा या उपसर्ग हो तथा कोई दूसरा संज्ञा होना चाहिए। इसमें कहा जाता है एक ऐसा पद है जिसमें समस्त यानी कि जो भी पद होते हैं उसमें से कोई एक संज्ञा होगा और दूसरा जो पद होगा वह उपसर्ग या उपमेय अव्यय होगा, उपसर्ग या अपमेय होगा। चलो देखते हैं इसमें यथारूपी, यथा रुचि। देखिए यहाँ जो रुचि है एक तरह का संज्ञा है, एक क्या है, एक संज्ञा शब्द होता है। और यथा जो है वो उपसर्ग कह सकते हैं। यथा क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है, देखना ये उपसर्ग है। यथा रुचि के आगे लगने वाला यथा एक उपसर्ग है और ये संज्ञा है। तो इस तरह के शब्द को हम अव्ययी भाव समास में हम लिखते हैं। चलिए लैंग्वेज का सबसे अंतिम प्रश्न, लैंग्वेज के सेक्टर में सबसे अंतिम प्रश्न होता है अप्सरा। अप्सरा का समानार्थी शब्द क्या होता है, अप्सरा का समानार्थी शब्द हो गया सी नंबर देव वाला, सी नंबर देव वाला। अप्सरा का समानार्थी शब्द हो जाता है देव वाला, देव वाला, देव वाला इसका समानार्थी शब्द होता है। इसके साथ और भी कुछ समानार्थी शब्द होते हैं जो अप्सरा के समानार्थी शब्द होते हैं। उसमें से आ जाता है सुर, सुरबाला, सुरबाला ये भी एक अप्सरा का समानार्थी शब्द है। सुर सुंदरी, सुर सुंदरी ये भी अप्सरा का समानार्थी शब्द होता है। यह हमारा लैंग्वेज का सेक्शन पूरा खत्म हो चुका है।